क्या आपका मोबाइल आपकी सोच, समझ, फैसले यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करता है? देखिए संदीप जो महेश्वरी हम का डिस्कशन करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में है, कॉलेज में है या कोई भी पर्सन है, मान लो वो एक दिन में ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे यूज कर रहा है अपने फोन को, तो अब उसकी वजह से आने वाले टाइम में उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या इफेक्ट आने वाला है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो इसीलिए आपको हमने इन्वाइट किया है ये समझने के लिए कि बेसिकली उसकी वजह से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि हम इस डिस्कशन को शुरू करें, इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करें, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। Hi, my name is Dr. Dipankar. I have done my bachelor's in physiotherapy from Maharashtra from Pravara Institute of Medical Sciences and master's in heart and lungs from Chandiwala, which is IP University in Delhi. और मैं आफ्टर दिस मैंने 11 साल हो गए मेरे को अर्गोनॉमिक्स की फील्ड में ये ट्रेनिंग्स देते हुए कॉर्पोरेट्स में, वेयर पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स। उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से पोस्चरल प्रॉब्लम्स, चेंजेस आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड recently for the last couple of years I've started working in schools और colleges जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम इस फॉर्मेटिव एज में हम स्टार्ट कर दें उनको बताना, वो बहुत इजी हो जाएगा उनको कि ताकि उनका जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, वो चेंजेस हैं, वो लेटर ऑन आपको हार्म नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से यंगस्टर्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट आ रहा है? आप तो देख रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। सो फिजिकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एज एन लाइक जितना ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं और उतना ज़्यादा वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकली, तो द सिंपल फंडा इज हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए, राइट? आप कह रहे हो कि हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ईयर्स, सॉरी, ऊपर ही है वो तो neck ऊपर इन द सेंस अभी जैसे जो भी आप किसी को भी देखते हो तो ज्यादातर हमारी फॉरवर्ड हेड होती है। सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड हेड पोस्चर। उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आगे चला जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज मसल्स हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस अलाइंड। ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको नेक को आगे रखने में, राइट? सो दैट्स हाउ ऐसा हो गया कि किसी ने पीछे वेट रख दिया, राइट? सो इसलिए हमारा ईयर्स हैज टू बी अबव योर शोल्डर्स। दैट इज द राइट पोस्चर। ईयर्स जो है हमारे, दैट शुड बी इन लाइन विद द शोल्डर्स आइडियली। बट ऐसा आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ, अगर हम इससे कंपेयर करें बहुत इजीली समझे, 30 साल पहले हम क्या यूज करते थे? डेस्कटॉप, राइट? सो डेस्कटॉप पे हमारा स्क्रीन साइज बहुत बड़ा था, हमारा एंगल, नेक का एंगल स्ट्रेट था, हमारे आर्म्स रिलैक्स थे 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ दैट कीबोर्ड, और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम था। नाउ यू कम बैक, इफ यू गो, अगर आप एक स्टेप आगे चल जाओ, उसके बाद क्या आया था? लैपटॉप्स। स्क्रीन साइज कम हो गया, स्क्रीन एंगल कम हो गया, हम लैपटॉप ऐसे देख रहे हैं एंड ये जो एंगल है उसमें कीबोर्ड पोस्चर ऐसे चला गया। हाँ, सो हम ऐसे देखते थे। सो दिस एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, राइट? ठीक है, इन दैट केस लैपटॉप में अगर देखा जाए तो, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया हमको। हाँ, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। नाउ दिस इज द एरा ऑफ दिस स्मार्टफोन। स्क्रीन साइज बहुत कम हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्क्रीन एंगल एंड देन योर जो एंगल ऑफ योर नेक, एंगल ऑफ योर हैंड इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। अब होता क्यों है? अगर हम तीनों की चीज को कंपेयर करें, अगर हमारी नेक अगर स्ट्रेट रखी है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आवर नेक, विच इज जहां पे सबसे ज्यादा बेंड होता है, जो आप देखते हो, अगर आप टच करोगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा। जब भी आप बेंड करते हो, ऑन एवरी 15 डिग्रीज ऑफ नेक बेंड, द अमाउंट ऑफ प्रेशर कम्स टू आवर नेक इज विच इज 8 kgs। 8 किलो का वेट आता है यहाँ पे। आपने किसी को भी देखा है कि फोन ऐसे यूज करता है? कोई भी नहीं देखा। एवरीबडी इज यूज दिस, ठीक है, विच इज मोर देन 45 to 60 डिग्रीज, राइट? अब आप कैलकुलेट करो तो 8 into 3 हम करते हैं, दैट इज अराउंड 24 kg। तो 24 से 30 किलो मतलब हो गया एक 8 साल का बच्चा आपके यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? इसकी वजह से वन इज डिजीनेस होने के चांसेस हैं, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए डिजीनेस मतलब हल्का सा, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से खड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली हल्का सा मेरे को डिजी स्वे हो जाऊंगा, इधर से गिरने के चांसेस हैं। बैलेंस, इम्बैलेंस। आप अगर हिंदी में बोला जाए तो थोड़ा सा चक्कर आना या आंखों के आगे कई बार अंधेरा छा जाना। एकदम से आप बैठे हो बहुत देर तक, एकदम से खड़े हुए तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया, एग्जैक्टली, या चक्कर आ गए। दैट इज डिजीनेस। व्हाट इज वर्टिगो? वर्टिगो में भी जैसे अगर आप चलते चलते आपको हल्का सा स्वे होना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइविंग या कुछ भी, तो चलते चलते वॉक करते या आपको ऊंचे उसमें से आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगर नेक बेंड कर रहा है और एकदम अचानक से देखेगा, और या बेड से अगर साइडवेज उठता है या एकदम स्ट्रेट अवे उठता है, तो हल्का सा उसे वही मोर लेस चक्कर आना ही होता है। सिंपल वे में बोला जाए चक्कर आना, जो कि
जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप चक्कर खा के कहीं गिर जाओ, which is very very dangerous। अगर आप ड्राइव करो, which is happened to many of my patients, राइट, कि वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको चक्कर आ जाए तो साइड में रख खड़ी कर देते हैं। कई बार पता नहीं चलता आप किस इंटेंसिटी का चक्कर आ रहा है। तो एक हमने बात करी डिजीनेस, वर्टिगो, और क्या क्या इश्यूज? सर्वाइकल पेन, विच इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, जो स्लिप डिस्क आप बोल सकते हो, बिकॉज जितनी पहले के टाइम में बड़ी एज में होता था, बड़ी एज में होता था, बड़ी एज में होता था। आज वो 15 से स्टार्ट हो जाता है, मीन 12, 13, 14, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जो MRI की कगार पे पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से क्या इश्यूज आने वाले हैं लॉन्ग टर्म में? जब वो बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? वन इज उनको आर्म में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, नमनेस, आपको हाथों में, फिंगर्स में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आप ये बॉटल भी नहीं उठा पाओगे, नॉट इवन फोन, जिसकी वजह से होता है फोन भी नहीं उठा पाते हो, राइट? अच्छा। सो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, मोटर स्ट्रेंथ है आपकी, वो लूज हो जाएगी। ओके। नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, शूटिंग पेन, सो इट इज बहुत ज्यादा शूटिंग पेन होता है वो। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शूटिंग पेन का क्या मतलब हुआ? कि मतलब एक तरह से आपको जैसे पेन चुबा दिया, बहुत तीखा पेन, मतलब आया और गया? नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा। हाँ, वो कांस्टेंट रहता है इफ देयर इज अ स्लिप डिस्क, बिकॉज जो नर्व है वो डिस्क के पीछे जारी होते हैं। जैसे आपको जेली, जो हमारी वर्टिब्रल हड्डियों के बीच में जो जेल रहता है, वो अगर नेक बेंडिंग की वजह से वो खुल गया और वो जेल बाहर निकल गया, वो नर्व को टच कर रहा है। नर्व को टच कर रहा है, नर्व का फंक्शन क्या होता है? आर्म्स को सेंसेशन प्रोवाइड करना, सेंसेशंस को ट्रांसमिट करना, राइट? सो उसकी वजह से वो जब प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे नर्व्स को सेंसेशन, मतलब नर्व्स प्रेस हो गई है बेसिकली, वो उसमें नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसका इलाज क्या है? इलाज इज सिंपल, आई मीन किस वजह से हुआ है? वन इज नेक बेंडिंग की वजह से, इलाज कॉज को ठीक करो। हाँ, वन इज दिस। बट मान लेते हैं कि वो एडिक्ट हो चुके हैं और उसके होने के बाद भी वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और यूज करते ही रहते हैं, क्योंकि एडिक्शन का मतलब ही यही है कि चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी वो 4-5 घंटे 6 घंटे यूज करते ही रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद भी या स्लिप डिस्क होने के बाद भी। अब क्या होगा? उसकी आगे की स्टेज क्या है? सो अर्ली स्टेज में पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर फॉरवर्ड हेड कैसे होता है? फॉरवर्ड हेड होता है जब हम लैपटॉप और फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, राउंडेड शोल्डर्स आपने देखा होगा, सो ऐसे हो जाता है। सो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। आपका जितना आपका लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, उसकी 30% कम जाएगी लंग्स में। सो अगर प्रैक्टिस करो, आप जस्ट सिट लाइक दिस ऐसे ही नॉर्मली, आई नो, और इसका तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पोस्चर का, कि अगर कोई ऐसे बैठेगा तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोरल कम रहेगा, देन आपका ब्रेथलेसनेस, और अगर बाय चांस गॉड फॉरबिड किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है पहले से, तो उसके लिए और ज्यादा डेंजरस है, और एग्रेवेट हो जाएगा, बिकॉज ही, आई मीन, उसका जो ऑक्सीजन है वो इजीली जा नहीं पाएगा उस लंग्स में, बिकॉज ऑफ दिस हंच्ड पोस्चर, उसका स्टूड पोस्चर भी बोलते हैं। सो आइडियली देखा जाए तो पीपल आर नॉट यूजिंग स्मार्टफोन स्मार्टली। स्मार्टफोन हमारा नौकर होना चाहिए, बट हम उसके नौकर हो गए हैं एक्चुअली, देखा जाए तो, ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि अभी आपने बात करी कि भाई हम स्मार्टफोन के नौकर हो गए हैं। एक्चुअल में अगर समझा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है, दिस इज जस्ट अ टूल। अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन की बात करें, लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो इंटेलिजेंस क्या है? जो एप्स हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि कुछ नहीं है, एक वेबसाइट ही तो है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, एक ऐप ही तो है, बट वो किस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेल रही है, दैट इज डेंजरस। आई मीन वेरी वेरी डेंजरस। हमें पता ही नहीं है कि, और मेरे को नहीं लगता कि उससे बचने का कोई भी तरीका है, एज फार एज अगर हम बात करें कि इससे लड़ करके हम बच सकते हैं। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज इसको यूज करने की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है हमारी ब्रेन में, दैट इज एज एडिक्टिव एज निकोटिन, जो कि हमको सिगरेट से मिलता है, या फिर अल्कोहल, या गैम्बलिंग, या इवन कोकेन फॉर दैट मैटर। कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें इसको कोकेन तक से कंपेयर किया गया है। तो कोकेन का मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को हमने कोकेन दे दी, एक बड़े को दी, तो एटलीस्ट उसका माइंड एक लेवल पे डेवलब हो चुका है, कोई 21 साल का है, 25 साल का है, कि उसको वो कॉन्शियसली ये चूज कर सकता है कि मैं ये लूं या ना लूं, या ये मेरे लिए कितनी हार्मफुल है। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये फोन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से वो एडिक्ट तो हो गए हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि यहां से बाहर कैसे निकले। एक है आइडल वर्ल्ड, जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। एक है रियल वर्ल्ड, जो कि एक्चुअल में हो रहा है, जो मैं अपने आसपास में देख रहा हूं। वो क्या देख रहा हूं कि अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है कोई टिकट लेने के लिए, तो अगर वहां पर 5 मिनट भी किसी के पास में है, तो सबकी गर्दन ऐसे है और सब अपने फोन पर लगे हुए हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई बंदा है, वो एडिक्ट हो चुका है, उसको प्रॉब्लम्स हैं स्पाइन के लेवल पे,
फिर भी वो यूज करता ही चला जा रहा है, पेन हो रहा है लेकिन उसको वो इग्नोर कर रहा है, या पेन किलर्स खा करके या किसी भी तरीके से टेम्पररी कहीं गया, कहीं से कोई थेरेपी करा के आ गया, कुछ दिन के लिए रिलीफ आ गया, फिर से वापस से बैक टू नॉर्मल, वही अपना 5-6 घंटे लगा हुआ है वो फोन के ऊपर। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है? So interesting one, because I generally ask people, patients को कि always consult me when you are not in pain. अब होता क्या है कि किसी को आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पेन हो गया, 2-3 दिन उन्होंने घर पे होम रेमेडीज कर ली, राइट। हम भी कभी भी कोई भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाता जब तक दांत में दर्द ना हो। तो सिमिलरली कोई भी फिजियो के पास नहीं जाता जब तक उसको एक्चुअल में बिल्कुल हाथ छोड़ दिया, राइट। कोई हाँ सिम्टम्स तक नहीं आ, राइट। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ स्लिप डिस्क। हाँ प्लीज वो आप बताइए क्या है वो 3 स्टेजेस। वन इज आप नॉर्मली आपको हल्का सा आपको स्टिफनेस हो गया कि नेक आपको ज्यादा, स्पेशली सर्दियों में मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेज होती है थोड़ा सा आपको और डिस्क बल्ज हो गया हल्का सा। थर्ड स्टेज विच इज आपका जो डिस्क है बिल्कुल डिप हो गया, विच इज टचिंग टू योर नर्व्स। जो 3 नर्व्स हमारी सर्वाइकल से यहाँ जाते हैं, 3 नर्व कंप्रेस होने लगे, नर्व कंप्रेस हो गई। जैसे नर्व कंप्रेस हो गई, आपने कुछ ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रैक्शन, फिजियो सेशंस, फिर मसल रिलैक्सेशन, पेन किलर्स, एमआरआई करने के बाद सब कुछ डायग्नोस होने के बाद कुछ टाइम तक टेम्परेरी ठीक हो जाता है। साइड बाय साइड हमें पोस्चर करेक्शंस करना ही पड़ेगा उसके साथ, अदरवाइज इट विल कम बैक टू अगेन स्क्वायर वन और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और पोस्चर करेक्शन के लिए उसको बताया गया, क्योंकि उसके साथ में तो कोई बैठेगा नहीं 24 घंटे, राइट। उसको बता दिया, अब वो करे ना करे वो उसके ऊपर है। एंड आई अज्यूम कि बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे, वो तो आप समझते ही हैं, आप देख ही रहे होंगे डे बाय डे, है ना, बार बार वही पेशेंट्स आ रहे हैं सेम प्रॉब्लम को लेकर के और बढ़ा करके। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके बाद क्या होगा। सो स्लिप डिस्क होने के बाद उसमें सर्जरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो आपने देखा हो काफ़ी लोग कॉलर पहन के घूमते रहते हैं दोनों, राइट। सो स्लिप डिस्क जो सर्जरी हो जाता है, तो सर्जरी के बाद भी एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्जरी बहुत रिस्की होती है, कोई कराता भी नहीं है, बहुत आई मीन आजकल लोग डरते हैं। अगर सर्जरी नहीं कराते तो क्या होता है, दे नीड टू बियर द पेन, एज सिंपल एज दैट। वो कांस्टेंट रहता है। पहले वाले स्टेज में चलो आज ट्रीटमेंट कराया, कम हो गया ये हो गया, फिर नेक्स्ट वाली स्टेज में जो होता है कांस्टेंट पेन होता है, बिकॉज आपका नर्व आपका पिंच कर ही रहा है कॉन्स्टेंटली। सो उसकी वजह से आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। और उसमें क्या दवाइयां असर करती हैं उस स्टेज में? देन स्टेरॉइड्स। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अब फिर नॉर्मल जो पेन किलर है वो काम नहीं करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक नॉर्मल दवाई खाई उससे हो गया, अब आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। समटाइम्स स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उसके बाद भी जब तक के पोस्चर को ठीक ना किया जाए तो प्रॉब्लम की जड़ वहीं की वहीं है। सो द पॉइंट सिंपल सा फंडा है। So anyhow, before surgery or after surgery, right? You have to correct the postures where that is basic. So I always say, don't come to me, don't go for the physio sessions जब तक आप ready नहीं हो posture corrections के लिए, otherwise ये वैसी की वैसी रहेगी। और posture का कनेक्शन है लाइफस्टाइल से, like बहुत सारी चीजें, like इस पर नोटिफिकेशंस या लैपटॉप कहें, और अभी तो कोविड की वजह से ये चीजें और बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सब घर में ही बैठे हैं, तो पोस्चर तो सब गया। क्योंकि वहां पर तो फिर भी एटलीस्ट टेबल पे बैठते थे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन होती थी, घर में तो कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई भी कैसे भी बैठा हुआ है। बहुत बार तो लेटे हुए लेट करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ हो रहा है, काउच पे बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ बढ़ने ही वाली है, कम होती हुई तो मुझे दिख नहीं रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जो भी हमारी अभी तक कॉन्वर्सेशन हुई है, जो लोग देख रहे हैं, मुझे एक बेसिक ह्यूमन साइकी क्या है कि अगर हम किसी को मरता हुआ भी देखते हैं तो उनको लगता है कि वो मरा है, किसी को ये नहीं लगता कि मैं मरने वाला हूं। ये बेसिक ह्यूमन साइकी है, किसी को नहीं लगता, चाहे किसी की भी कोई भी एज ग्रुप हो, सबको ये लगता है कि वो मरा है या उस घर में मरा है, मैं नहीं मरने वाला। मतलब ऐसा कभी भी बहुत कम लोगों के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो देख सके कि एक ना एक दिन आप भी मरने वाले हो। तो इसी तरीके से ये जो हमने डिस्कशन किया, आई एम श्योर ये देख करके बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या आएगा कि यार ये तो होते होंगे कुछ परसेंट केसेस, ये तो कुछ लोगों को होता होगा, मुझे नहीं होगा। या ट्रू, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरी तो अभी बॉडी फिट है, मैं चाहे 4 घंटे यूज करूं चाहे 8 घंटे यूज करूं, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम यंग। तो उन लोगों को आपको क्या कहना है कि ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो सिचुएशन हमने जिसकी अभी बात करी है? So I'll give you 2 examples, broad. So nothing to do with आपका 6-pack abs है, nothing to do with कि आप कितने strong हो body बाहर से देखने में कितने strong लगते हो, right? आपका जो head है which is 1/7 of your body weight, ठीक है, roughly, ठीक है। जब भी आप नेक बेंड करते हो तो जितना प्रेशर एक नॉर्मल जो नॉन एथलेटिक पर्सन है उस पे आ रहा है, और उतना ही उस पे आएगा जो एब्स की जिसकी है, राइट?
तो जैसे मेरे एक पेशेंट है, सो ही इज ए पर्सनल ट्रेनर, उसको स्लिप डिस्क हो गया। अब जस्ट इमेजिन उसको क्यों हुआ, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम होता है जिसमें कोई भी लोग आते नहीं है जिम में, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, सिंपल फोन पे लगे रहते हैं, तो हो गया स्लिप डिस्क। अनदर केस, शी इज अ योगा इंस्ट्रक्टर, शी वाज नॉट एबल टू मूव हर नेक, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। और ये हालत उन लोगों की है जो कि एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ की फील्ड में, एग्जैक्टली, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनको तो फिट रहना ही पड़ेगा ना, दिखाने के लिए कि देखो हम फिट हैं, तभी तो हम आपको सिखाएंगे। अगर कोई ट्रेनर आ जाए और उसका सब फैला पड़ा है, वो कहे मैं ट्रेन करूंगा, वो कहेगा भाई पहले खुद का तो कर ले, बाद में मेरा करियो। तो कहने का मतलब है ये तो उन लोगों की कंडीशन है जो कि फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो ही नहीं बच पा रहे। तो कोई बंदा जो कुछ करता ही नहीं है फिटनेस में, राइट, क्योंकि अगर आप जिम में भी जाके देखो कितने लोग मिलेंगे, गिने चुने, बहुत सारे। हॉस्पिटल में जाओगे तो लाइन लगी हुई है। सो आप अंदाजा लगा लो कि जो अनफिट बंदा है राइट फ्रॉम यंग एज से लेकर, उनका क्या हाल होगा। सो दिस आई कैन राइट इट ऑन द ब्लैंक पेपर, ये हर एक को होगा एंड हर एक को हो रहा है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, जो भी अभी देख रहे हैं इस हमारी कॉन्वर्सेशन को, व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये सबको होना ही है, अगर पोस्चर्स का ध्यान नहीं जागे तो, अगर वो अभी भी अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर के आए तो। हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी अगर उन्होंने लाइटली लिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, जब होगा तब की तब देखेंगे। तो ये जो 3 स्टेजेस की हमने अभी बात करी है, फर्स्ट स्टेज जब हल्का सा नेक के अंदर होता है, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज जब नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जब हाथों में आने लग जाता है, थर्ड स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज इज व्हाट यू आर सेइंग इज स्लिप डिस्क, व्हिच इज जब हमको दवाइयां भी काम नहीं करती हैं, जब स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं या सर्जरी करानी पड़ती है। तो इट इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही इसका शिकार होने वाले हैं। जैसे अल्कोहल की अगर बात करी जाए तो कुछ ही लोग होते हैं जो कि आप जिनको एक्चुअल में एडिक्ट बोल सकते हो, जो हफ्ते में एक आध बार लवली लवली लगा रहे हैं या थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ी बहुत लैंग्वेज है ना, हाँ ठीक है, जो हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उनको हम एडिक्ट नहीं बोल सकते, बट पूरे दिन पूरी रात यही सब कर रहे हैं उनको हम एडिक्ट बोल सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो जो अल्कोहल के एडिक्ट हैं या निकोटिन के एडिक्ट हैं या गैम्बलिंग के एडिक्ट हैं, वो कम है परसेंटेज वाइज। दैट कुड बी अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन, इवन लेसर, हम कह सकते हैं 5 से 10%। बट इन दिस केस स्मार्टफोन तो हर एक के हाथ में, और बचपन से ही हाथ में आ चुका है। हुआ क्या है कि एडिक्ट सिर्फ बच्चे नहीं है, माँ बाप भी एडिक्ट, पेरेंट्स। अगर माँ बाप को अपना टाइम स्पेंड करना है फोन पे, तो बच्चे उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो गए, एक्चुअल में मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। तो बच्चों से पीछे छुड़ाने के लिए वो बच्चों को एक फोन दे देंगे, जैसे पहले एक निप्पल दे देते थे मुंह में कि भैया वो उसको चूसता रहेगा और चुप रहेगा। अब बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, 4-4, 5-5 साल के। और उसका हम आइडिया लगा सकते हैं इस चीज से, जितने इस तरह की वीडियोस पे व्यूज हैं यूट्यूब पे, जो और किसी भी वीडियो से ज्यादा है, राइट। ये जो बच्चों की जो राइमिंग वीडियोस हैं और हैं, ये सब जो है ना, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो लाखों में करोड़ों में नहीं है व्यूज, अरबों में आई नो उनके चैनल के ऊपर बिलियंस में व्यूज है। तो इसका मतलब क्या है, हर दूसरे घर में बच्चों को फोन दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास में भी टाइम नहीं है, या तो वो अपने काम में बिजी है, दोनों वर्किंग है, राइट, अपने काम में बिजी है, फिर जब काम से थक करके घर में आए तो अपने फोन में बिजी है, वो खुद भी एडिक्ट हैं। तो उनके लिए बच्चा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो बच्चे से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने फोन दे दिया है। तो बच्चा बचपन से ही एडिक्ट हो गया, राइट, छोटी सी एज से, मान लो 4-5 साल की एज से। और वो जब बच्चा 4-5 साल से 20 साल की एज तक पहुंचेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 3 अगर जनरेशन देखें टेक्नोलॉजी की, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड देन स्मार्टफोन। सो डेस्कटॉप वाली जनरेशन में कितने परसेंटेज प्रॉब्लम्स थी सर्वाइकल? हार्डली, बहुत कम। लैपटॉप में बहुत ज्यादा बढ़ गई, स्मार्टफोन पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसका एक ही कारण है ना, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया और हमारे नेक का एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा खराब हो गया, पोस्चर और ज्यादा खराब हो गया। जितना आपका नेक बेंड करोगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा, और इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप आई लेवल पे करते हो स्मार्टफोन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। सो इसके ऐसे तो कोई नहीं करता, और ऐसे ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा, एग्जैक्टली। या फिर आपको यहाँ कुछ जगह चाहिए जहाँ पे आप रख सको, और फिर ऐसे खड़े होकर के या कोई पोस्चर बना के फिर आप कर सको। बट खड़े भी कितनी देर तक बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, सो व्हिच आई आल्सो प्रैक्टिस। तो अदरवाइज तो अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। हाँ जी, अभी पहले प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जब आप कह रहे हो कि ये जो स्टिफनेस होगी नेक के लेवल पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पूरा स्पाइन पे इफेक्ट आएगा, और क्या क्या इफेक्ट आएंगे?
सो ये वाली जो मसल्स है ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं उसे। सो ये ट्रेपीजियस मसल बहुत बड़ी मसल्स होती है। सो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज फ्रॉम शोल्डर टू ऐसे हमारे ईयर्स के पीछे। जब ये मसल्स टाइट होती हैं, ये वाली जो शोल्डर्स यहाँ पे जो पेन होता है, और ये पेन कैसे होता है बिकॉज ऑफ ये एंगल अगर हम बढ़ जाता रहता है, जितना एंगल ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे शोल्डर्स पे स्ट्रेन आएगा। समथिंग लाइक जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है। सो जब ये स्टिफनेस होती है तो यहाँ पे पेन होता है। सो आपको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इस एरिया में पेन होगा। अच्छा। आई बॉल में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि हमारी नेक पे ही प्रेशर आता है। सो आप देखो ना, स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ ब्रेन से स्टार्ट होता है, समथिंग लाइक पोनी टेल, ठीक है। यहाँ से पोनी टेल हमारी यहाँ तक नीचे चल जा रही है, विच इज टेल बोन तक, टेल बोन तक। सो अगर आप यहाँ पे जस्ट इमेजिन इट्स ए पोनी टेल, अगर आप ऐसे उसको बेंड कर रहे हो और आपको क्या लगता है यहीं पे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे तो आ ही रहा है, लेकिन ये वाला भी तो स्ट्रेच हो ही रहा है ना, नीचे वाला पार्ट। सो दैट्स हाउ उनको लोअर बैक में भी चांसेस है उनको पेन होने के। आना ही है, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, राइट। हाँ, और प्लस वो पेन फिर हैमस्ट्रिंग तक भी जाएगा, बैक और पूरा नीचे तक जाएगा, या फिर ये कह लो कि हेड टू टो जाएगा। हेड टू टो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ नेक की नेक तक है। अगर नेक से शुरू हुई So it तो ये प्रॉब्लम can travel to पूरा your- हेड टू टो जाएगी, जानी ही है, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब आपके हिसाब से इसका मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहा है, इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है, उसको समझ आ गया है कि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और वो बच नहीं सकता है, तो अब अगर वो कहता है कि उसके अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं बचना चाहता हूं और वो सीरियस है, मान लेते हैं अभी भी जो लोग हमको देख रहे हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो सीरियस नहीं है, इसको सुनेंगे, इसको देखेंगे, फिर जा करके वही करेंगे जो करते आए हैं, जो करते रहे हैं। बस 10% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में सीरियस हैं और इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ पा रहे हैं एंड उनके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं हमें इससे बाहर निकलना है, वी वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस एडिक्शन। तो अब क्या रास्ता है? So first solution is I would say strongly, which is be aware of your surroundings. Surrounding मतलब right from your postures, right from where you are sitting और कहाँ पे। For example अगर आप डाइनिंग टेबल पे हो और आपके पेरेंट्स हैं, आप सब बैठे हो, आप फोन पे लगे हुए हो और आप देख रहे हो, nobody is talking to each other। अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मॉम डैड आपको कितनी बार टोकेंगे, आप फोर्थ टाइम आप उसको आई मीन यू विल रेबल। अरे बहुत केसेस में तो मैंने देखा मॉम डैड खुद फोन पे हैं, फोन पे हैं, मार भी देते हैं, बच्चे मार देते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इट्स नॉट अ गुड मार देते हैं इन द सेंस कि अच्छा माँ बाप बच्चों को मारते हैं? नहीं नहीं, उल्टा, बच्चे माँ बाप को मार देते बिकॉज ऑफ सर्टेन गेम्स, पबजी एंड ऑल दैट। ये मैंने सुना है बहुत सारे हाँ, कि बच्चे इतने एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम गेम्स एंड ऑल, कि वो एग्रेशन कई बार माँ बाप के ऊपर निकल जाता है। सो अगर आपने फोन छीनने की ट्राई करी तो उनसे वो लड़ाई करना, फिर उनको मारना, टैंट्रम्स एंड टेंट्रम। हाँ, सो इवन हाथ उठा देते हैं। हाथ तो कईयों ने उठा दिया, एक ने तो अपने माँ बाप को, डैड को आई गेस, डैड को मार दिया। तो मैं भी तो डैड हूँ। सो डैड डेड। So you'll be बहुत मतलब you will hear some more interesting जब आप साइकोलॉजिस्ट के साथ करोगे ना। So I have all those stories। तो अब अगर पोस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सिंपली बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, तो बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में क्या सोल्यूशन? आप कह रहे हो और अवेयर हो जाओ। सिमिलरली अगर आप बहुत सारे सिनेरियोज बताऊं जहाँ पे यू आर अवेयर, जैसे अब हम ओला उबर में जाते हैं तो पीछे हम स्क्रॉल करते रहते हैं, सो विच इज़ वेरी डेंजरस। जब भी आप अगर वॉक करते करते स्क्रॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, द चांसेस आर हायर आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जब भी आप मोशन में हो उस वक्त अवॉइड करना है, जस्ट टू प्रिवेंट द, एक तो वन इज सेफ्टी, आप गिरने के चांसेस हैं, दूसरा सेफ्टी है कि आपका चक्कर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो डिजीनेस और वर्टिगो की आपने बात करी थी, राइट। अगर आप बैठ करके भी यूज कर रहे हो तो पोस्चर क्या होना चाहिए? दो चीज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारी नेक स्ट्रेट रखनी है, ठीक है, और हमारे हैंड्स क्लोजर होने चाहिए। इसलिए आर्म रेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे आर्म रेस्ट रिलैक्स कर लो, जितना ही पास में रहेंगे उतना रिलैक्स। सो दो चीज, ऐसे नहीं होनी चाहिए, नेक हैज टू बी स्ट्रेट और अलाइंड विद योर ईयर, शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। आइडियली ये ऐसे होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ऐसे भी नहीं, बीच में कहीं पे रिलैक्स्ड एक पोस्चर होना चाहिए। नॉर्मली भी आपका ऐसे ही हो जाएगा किसी का भी, आई मीन जिसको अगर पता ही नहीं होगा, अगर टेस्ट करें, सो इसका एक सिंपल सेल्फ टेस्ट भी है। दीवार के अगेंस्ट खड़े होके आप, अगर आपका हेड टच कर रहा है तो ठीक है, अगर आपका हेड टच नहीं कर रहा है इसका मतलब यू हैव अ फॉरवर्ड हेड शोल्डर। अच्छा, तो आपका पोस्चर ऑलरेडी खराब हो चुका है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको करना है, तो क्या पोस्चर होगा आपका? राइट, अगर मैं इस सोफे पे बैठा हूँ, ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। सो इसमें दोनों डेविएट हो गए। सो इसमें क्या करना है, हैंड इज रेस्टेड, ठीक है, नेक इज रेस्टेड, और हम इजीली आप यूज कर सकते हो।
एक हैंड से यूज फोन को पकड़ो और दूसरे हैंड से यूज करो, बिकॉज थंब इज द मोस्ट अनस्टेबल। एक से यूज मत करो, जैसे लोग नॉर्मली करते हैं, एक से ऐसे 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 ऐसे, ये मत करो। व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक से पकड़ो और दूसरे से यूज करो। उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि विच इज स्मार्टफोन, ये थंब इज मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट। जब भी आप रिपीटेटिव करोगे, सो दीज आर ऑल नोन एज RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज। ओके। जब भी आप रिपीटेटिव ये करते हो, स्क्रॉलिंग या कुछ भी, पबजी, कोई भी गेम्स, जो सबवे था, सो आप ये टेंडन यहाँ पे अटैच होता है विच कॉजेज स्ट्रेन। यहाँ पे फिंगर्स, यहाँ पे टेंडन पे आपको इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब आप रिपीटेटिव यूज करते हो। उसकी वजह से इतना ज़्यादा सिवियर होता है, आपको थंब स्पाइका लगाना पड़ता है, आपको थंब स्टेबल करना पड़ता है, एंड देन इट टेक्स 1 or 2 months ठीक होने में। कुछ लोगों को देखा यहाँ पे स्वेलिंग सी हो जाती है, हाँ, वो इसी वजह से, एंड इट्स वेरी वेरी सीरियस, वेरी पेनफुल। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम थी, सॉरी मैं भूल गया। टेनिस एल्बो भी एक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव यूज। प्रॉब्लम्स तो वैसे देखा जाए तो अनलिमिटेड है, क्योंकि सारी इंटरकनेक्टेड है। हाँ, मोस्टली इंटरकनेक्टेड है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे यूज कर सकते हो। ओह ओके, सिंपल। बट इसमें फिर वही प्रॉब्लम हो गई, एक हाथ से कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते, राइट? So ideal duration of using the smartphone is 20 minutes at any given point of time. We should not use it for more than 20 minutes at a stretch. At a stretch. अच्छा, जो ऐसा होता नहीं है क्योंकि 1-2 घंटे तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं लगता है, एक बार जब कोई उसके अंदर चला जाता है तो अच्छा, एक और भी एक आप बात बताइए। मैंने वैसे ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं कि उसमें क्या होता है कि एक आजकल स्टैंड आ गए हैं, वो फ्लेक्सिबल स्टैंड्स होते हैं कि उसको आपने टेबल में या कहीं पे भी लगा दिया और यहाँ पे आ गया आपका मोबाइल फोन। आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ पोस्चर, राइट? अगर आप कुछ देख रहे हैं, मान लीजिए अपने मोबाइल फोन में या कहीं पे भी, तो उस वक्त क्या पोस्चर होना चाहिए? सी सिंपल 2 ही रूल है, हैंड हैज टू बी रिलैक्स्ड, नेक हैज टू बी स्ट्रेट, व्हाटएवर पोस्चर में बी। ठीक है। सो दैट्स हाउ जो हमारी कार की ड्राइविंग सीट है वो भी ऐसे होना चाहिए, स्टीयरिंग, एंड यू आर वॉकिंग, आई मीन स्ट्रेट। अगर हमारा नेक ना नीचे होना चाहिए, नेक हैज टू ना बी स्ट्रेट, ऊपर होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी स्ट्रेट और लीन फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए और आई लेवल पे होना चाहिए। आई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे काफी बार लोग लेते हैं, यहाँ पे आपका सोफा है एंड टीवी यहाँ पे है, तो आपका ये गया। सो आइडियली आप टीवी को हटा नहीं सकते, विच इज फिक्स्ड। आप क्या करो, सोफे के सामने और टीवी के सामने। इट हैज टू बी स्ट्रेट एंड इट हैज टू बी रिलैक्स्ड। और वो हम, अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा भी अवेयर है, वो करके भी देख सकता है बड़े आराम से, बहुत मतलब बड़े आराम से पता लग जाता है। अगर आप अपनी गर्दन को थोड़ी देर तक ऐसे रखोगे तो थोड़ी देर में यहाँ पे स्ट्रेन आने लगेगा। एग्जैक्टली। तो कोई भी ऐसा एक पोस्चर होना चाहिए जहां पे आप पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहे हो, फिर उसको यूज करना है, अगर यूज करना भी है तो, क्योंकि हम अवॉइड तो कर ही नहीं सकते। आजकल तो इनफैक्ट क्लासेस भी सब ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अब ऑनलाइन अगर कोई क्लासेस अटेंड कर रहा है तो लेट करके नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। इट हैज टू बी कि आपने पहले चेयर को टेबल एंड चेयर, और टेबल पे आइडियली वो स्टैंड लगाया और वो अब आपकी आई लेवल पे आ चुका है, तो सो दैट आप ऐसे बैठ करके देख सको उसको, राइट? तो 2 अलग अलग चीजें हो गई ना, एक वॉचिंग हो गया, एक यूजिंग हो गया। यूजिंग मतलब कि जब हम अपनी फिंगर से डिलिबरेटली कुछ उसको यूज कर रहे हैं, एक हो गया वॉचिंग। और आप ये कह रहे हैं कि चाहे हम देख रहे हैं चाहे यूज कर रहे हैं, आइडियली 20 मिनट में हमको एक ब्रेक लेना चाहिए। 20 मिनट ना भी हो तो मैक्सिमम आधा घंटे में हमको एक ब्रेक लेना चाहिए। वो ब्रेक कितनी देर का होना चाहिए? 1 or 2 minutes। अच्छा, 2 मिनट का भी हम ब्रेक ले लें और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, तो दैट्स गुड इनफ। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? They can celebrate no phone day with the family। कि संडे व्रत रखते हैं। हाँ, जैसे इंटरनेट फास्टिंग मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे साल में एक बार करवा चौथ का व्रत होता है, राइट। तो ऐसे फोन, ये आज की डेट में पति या पत्नी से कम तो है नहीं। जैसे करवा चौथ में पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, राइट, बट इसमें अपनी लंबी उम्र के लिए आप हफ्ते में एक दिन एक व्रत रख सकते हैं, या महीने में एक दिन एक व्रत रख सकते हैं जिस दिन आप फोन को यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज लेट्स से एक ही डिवाइस पे सब कुछ मत रखो। आज तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप मेल्स भी, यूट्यूब भी, आपका वीडियोस भी, आपका व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज ऑन वन डिवाइस, तो इसलिए आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है, राइट। और इस पे नेक ज़्यादा बेंड हो रही है, तो इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी है। तो इट्स बेटर कि आप मेल्स को आप उस पे देखो, वीडियोस को आप टीवी पे देख लो, या पीसी पे या कहीं पे लैपटॉप पे, इस पे कम से कम यूज करो, डिवाइड कर दो। और एक और इसमें आई थिंक एक काम करा जा सकता है, जो भी फालतू की चीजें हैं जो यूज नहीं हो रही है उसको डिलीट किया जा सकता है, और नोटिफिकेशन ऑफ किया जा सकता है। नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आई थिंक नोटिफिकेशंस को ऑफ करने से ही बहुत रिलीफ आ जाएगा, बहुत रिलीफ आता है, बिकॉज़ अननेसेसरी वो आता रहता है। और कईयों में तो ये भी है, जैसे नोटिफिकेशन आया हमें पता भी नहीं है, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस, इमीडिएटली हमारा हाथ वहां पे गया, और या फिर इवन हाथ बार-बार जा रहा है चेक करने के लिए कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। तो नोटिफिकेशंस को अगर हम पूरी तरह से ऑफ कर दें तो हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन। तो आई थिंक ये मेरा दुनिया का पहला YouTube चैनल होगा जहां पे मैं कह रहा हूं कि अपने नोटिफिकेशंस को आप प्लीज ऑफ कर दीजिए,
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल की घंटी ना बजे। लॉस हो जाएगा। नहीं लॉस मेरा प्रॉफिट कहाँ है जो लॉस हो जाएगा? मैं कोई प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहा, तो लॉस कैसे होगा? लॉस तो तब होता है ना जब मेरी ऐड चल रही होती है, कुछ होता है, कोई ऐड ही नहीं है। मेरा प्रॉफिट तो है कि जो देख रहे हैं उनका कोई प्रॉफिट हो जाए, बस वही मेरा प्रॉफिट है। हाँ बताइए। नेक्स्ट इज वो मैंने बता दिया, फ़ोन फ्री टाइम, एक कुछ हम छोटा छोटा फ्री टाइम भी रख सकते हैं। लेट्स से कि मुझे 4 to 5 मेरे को फ़ोन यूज़ नहीं करना शाम को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने कहा कि एक टाइम हम रख लें, मान लो 4 से 5 बजे का। आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा फंडा या नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, 1-2 दिन तो काम करेगा, उसके बाद में बंदा भूल जाएगा या वो फोन उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो हैबिट है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, नॉट प्रिवेंटेड। मतलब हम एक हैबिट को खत्म नहीं कर सकते हैं, किसी भी हैबिट को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी इतना कर ले कि आदमी औरत व्हाटएवर, औरतें बुरा ना मान जाए अगर इतना ही कर लें कि सुबह और शाम को आधा घंटा या 1 घंटा वॉक के लिए जाएंगे, उस वक्त फोन नहीं लेकर के जाएंगे। एंड नो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग फॉर विद फोन्स, सोने से पहले और सोने के उठने के बाद। अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे कि काफी सारी स्टडीज हुई हैं जहां पर कहा गया है कि भाई आप 2-3 घंटे पहले ही फोन को छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो अपने फोन में अलार्म लगाता हूँ, ये तो मुझे उठाता है, तो एक अलार्म क्लॉक ले सकते हैं। एग्जैक्टली, वो रखो, फोन को बाहर ही रखो, फोन को बाहर रखो, कमरे में लाओ ही मत। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर लोग प्रैक्टिस करें, सो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अगर वो प्रैक्टिस करें सो व्हिच इज, अगर हम स्मार्टफोन पे जाते हैं, स्मार्टफोन पे वॉइस कमांड आता है, राइट? अगर आप स्पेस बार पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली व्हाटएवर आई एम टाइपिंग, आई विल शो यू। सो नाउ व्हाटएवर आई विल स्पीक, जो भी मैं बोलूंगा ना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, एवरीथिंग गूगल विल टाइप। सो मेरे को टेक्सटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब मैं टेक्स्ट नहीं करूंगा तो मेरी नेक भी बेंड नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व, सब कुछ आ गया इसके अंदर। अच्छा, सो आप ये कह रहे हो कि कीबोर्ड में एक वॉइस रिकॉग्निशन है, तो बजाय टाइप करने के आप बोल दो, हाँ, और वो वहां पे टाइप हो जाएगा। हाँ, राइट। जो भी मैं बोलूंगा ना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, एवरीथिंग गूगल टाइप। मेरे को टेक्सटिंग तो हम एडिट कर सकते हैं। टेक्सटिंग करने के लिए जब तक नहीं करूंगा तो मेरी नेक बेंड नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ये वो नहीं है, वॉइस नोट नहीं है। हाँ। सो काफी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट्सएप पे जो वॉइस नोट है, आप लॉन्ग प्रेस करो, वॉइस नोट जा रहा है, वॉइस नोट नहीं, ये टेक्स्ट जा रहा है। वॉइस नोट तो हो गया, वॉइस को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग को भेज रहे हैं। दैट इज समथिंग एल्स। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके टाइप कर रहा है, तो आपको टाइप नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, बिकॉज वो जो टेक्स्ट आप कर रहे हो तो ऐसे ही उसकी वजह से आपका पोस्चर खराब हो रहा है, तो टेक्स्ट करने की नीड ही खत्म हो गई। एग्जैक्टली, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से बचने के लिए। एज सिंपल एज दैट। मतलब टेक्नोलॉजी को हम स्मार्टली यूज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली। राइट। नेक्स्ट इज माय सजेशन इज, आप उसको कोई भी जो भी एप्स हैं आपकी, सो यू कैन पुट ऑल योर एप्स डीप इनसाइड। फॉर एग्जांपल, आपकी सोशल मीडिया एप्स जिस पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उसको बहुत अंदर एक उस पर डाल दो। तो एफर्ट करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और एफर्ट हम करना नहीं चाहते। सब चाहते हैं आराम से, और इतना आलसी होते चले जा रहे हैं लोग। एलेक्सा क्या है, कोई एफर्ट नहीं करना चाहता, एफर्ट नहीं करवाता। राइट। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन, सब कुछ सेडेंटरी बहुत ज्यादा रहा, तो ये एफर्ट एक बच जाएगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई क्रिएटिंग। ये कर सकते हो कि वो मुश्किल हो जाए। जैसे आपकी इस बात से मुझे क्या याद आया, मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे मोबाइल में, वैसे तो मेरे पास में 2 मोबाइल फोन्स हैं एक ये है एक ये है, तो कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ गई मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अगर नहीं है तो मैं अपने सिस्टम से एक्सेस करता हूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपनी ईमेल को हमेशा लॉग आउट करके रखता हूं। गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ईमेल एक्सेस करनी है तो पहले पूरा खोलूंगा, फिर लॉगिन करूंगा, फिर यूजर नेम पासवर्ड ये वो करते करते इतना आलस आता है कि मैं कहता हूँ छोड़ना यार, कौन करेगा, वहीं जाके करूंगा। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ पहले, अगर किसी का फोन आया, अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है तो कल हो जाएगा, अर्जेंट है तो बोलो। तो आई थिंक जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको अगर कोई 10% भी कर ले तो बहुत है। आई होप कि जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं और डॉक्टर दीपांकर को देख रहे हैं, वो लोग हमारी इस कॉन्वर्सेशन को सीरियसली लेंगे, और जो भी आइडियाज़ हमने आज यहाँ पर डिस्कस करे हैं उसको आप सिंसियरली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे। बाकी चेंजेस लाने हैं या नहीं लाने हैं, फाइनली वो कॉल तो आपकी ही है। थैंक यू डॉक्टर दीपांकर यहाँ पर आने के लिए और अपना सबके साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी जो भी अभी हमको